नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भाजपा मुख्यालय में भव्य अभिनंदन। कहा, जनादेश का स्पष्ट संदेश, विकास, विजन और विश्वास की जीत, आडंबर, अराजकता और अहंकार की हार। प्रचंड जनादेश के साथ दिल्ली के दिल में खिला कमल। ढह गया आपका मजबूत किला। 22 सीटों पर सिमटी पार्टी। भाजपा ने कहा, चकनाचूर हुआ भ्रष्टाचार का शीश महल। लगातार तीसरी बार नहीं खुला कांग्रेस का खाता। विधानसभा चुनाव में करारी हार से बिखरे आपके झाड़ू के तिनके। प्रवेश वर्मा के हाथों केजरीवाल और तरविंदर मारवा के हाथों सिसोदिया की हार। सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी हारे। हार के बाद केजरीवाल पर कटाक्ष की बारिश। पूर्व गुरु अन्ना हजारे ने कहा, अरविंद को ले जूबी शराब। कुमार विश्वास का तंज, हारे जनता के सपनों के हत्यारे। स्वाति मालीवाल ने बताया, चीरहरण करने वालों की हार। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाजपा का जादू बरकरार। सपा से छीनी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। चंद्रभानु पासवान ने 61,000 से ज्यादा वोट से हासिल की जीत। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। दिल्ली चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिनंदन किया। शानदार जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री ने विकास में कोई कसर न छोड़ने का वादा किया। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। इसे अब दिल्ली की डबल इंजन सरकार, दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके चुकाएगी। मोदी की गारंटी पर विश्वास के लिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली वालों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया है। आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल से अपनेपन का रिश्ता बताया। प्रधानमंत्री ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत को भी सराहा। आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी
भाजपा को शानदार जीत मिली है। भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस नौटंकी, प्रचार और प्रपंच का मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से किए गए सभी वादे पूरे होंगे, चाहे वो यमुना की सफाई का संकल्प हो या मातृशक्ति के लिए की गई घोषणाएं। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें वापस करना होगा। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर अपने सहयोगियों के वोट बैंक में सेंध लगाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की बात भी कही। कांग्रेस पर उन्होंने अर्बन नक्सल की भाषा बोलने के आरोपों को दोहराया। जो राजनीति का अध्ययन करते हैं उनके लिए मैं आज एक काम छोड़ देता हूं। देखिए, इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की। मंदिरों में जाना, मालाएं पहनना, पूजा करना, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने माना कि ये भाजपा का क्षेत्र है, उसमें पैर नहीं डाल सकते। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है। और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के दल अब कांग्रेस का ये कैरेक्टर समझने लगे हैं। इंडी वालों को ये एहसास हो रहा है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस से छीना है, अब कांग्रेस उसे वापस पाने में जुटी है। इसलिए दिल्ली में हमने देखा, इंडी के ही दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस को हैसियत बताने की कोशिश की, अपने वोट बैंक को रोकने की कोशिश की। देश के युवाओं को प्रधानमंत्री ने राजनीति में आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जितने नौजवान राजनीति में आएंगे, विकसित भारत और 21वीं सदी के भारत के लिए उतना ही अच्छा होगा। देश धूर्तता और मूर्खता की राजनीति से बच पाएगा। सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। एक तरफ धूर्तता है तो दूसरी तरफ मूर्खता है। देश का तेजस्वी युवा
अगर राजनीति में नहीं आएगा तो देश धूर्तता और मूर्खता की राजनीति में फंस जाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए हमें राजनीति में नयापन लाना है, हर स्तर पर इनोवेशन लाना है। साथियों, हमारी ये विजय नई जिम्मेदारी लेकर आई है। भाजपा रिफॉर्म और परफॉर्म की गारंटी देती है और जब इसमें हर दिल्ली वासी जुड़ जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन और तेज गति से आएगा। हमें दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करना है। हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम मिलकर दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाएंगे। भाजपा मुख्यालय में जश्न में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली का जनादेश कट्टर बेईमान पार्टी और कट्टर बेईमान नेता को मुंहतोड़ जवाब देता है। यह चुनाव का संदेश कट्टर बेईमान नेता और कट्टर बेईमान पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देता है। इस तरीके से उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ादान बना दिया था। जो लोग शुद्ध पानी की बात कहते थे, उन्होंने दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया। यह चुनाव साफ संदेश देता है कि दिल्ली को ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है और उनको घर बैठाने का काम किया तो दिल्ली की जनता ने किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी को झूठ की फैक्ट्री बताते हुए कहा कि आपदा झूठ की संपदा है। आम आदमी पार्टी यह झूठ बोलने की फैक्ट्री है। यह झूठ बोलने का इंसाइक्लोपीडिया है। ये आपदा झूठ की संपदा है और भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालने वाली फैक्ट्री की है तो वो आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार करारा जवाब देकर के यह स्पष्ट कर दिया कि यह ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को फिर से आगे बढ़ाने के काम को बढ़ा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता जेल की हवा खाकर आए हैं। ये जो कट्टर ईमानदार बोलते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी ऐसे निकले जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ये जेल की हवा खा करके आए और उनका हारना इस बात को स्पष्ट करता है कि दिल्ली की जनता ने उनके जेल में जाने पर मुहर लगाई। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में जब भी कोई चुनाव आता है कांग्रेस का परिणाम केवल 0 ही होता है। की पार्टी भी है जो अपने स्कोर में कंसिस्टेंट है। जब चुनाव आएगा तो नतीजा चाहे 2014 का लोकसभा हो, चाहे 2015 की विधानसभा हो, चाहे 2019 की लोकसभा हो, चाहे 2020 की विधानसभा हो, चाहे 2024 की लोकसभा हो और चाहे 2025 की विधानसभा हो, कांग्रेस का जीरो। दिल्ली में भाजपा ने 27 साल के बाद जीत दर्ज कर ली है।
1998 में सुषमा स्वराज भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री रही थी। उसके बाद से कांग्रेस और फिर आप ने दिल्ली पर 2.5 दशक से ज्यादा कब्जा रखा, लेकिन इस बार मोदी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया है और लगभग 2/3 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी हैं। इस जीत में अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई दिग्गज भी हार गए, तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से शून्य पर ही रही और दिल्ली के लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाई। आपकी उम्मीदों पर लगा झाड़ू, कांग्रेस का फिर निकला दम, अब दिल्ली के दिल में भाजपा। दिल्ली फतह का भाजपा का जो रथ पिछले 27 सालों से रेवड़ियों की राजनीति में फंसा हुआ था, उसे पीएम मोदी की गारंटी ने एक झटके में दिल्ली के दिल में पहुंचा दिया। जनता ने न सिर्फ भ्रष्टाचार के शीश महल को चकनाचूर कर दिया, बल्कि दिल्ली को आपदा मुक्त बनाते हुए यहां भी विकास का डबल इंजन जोड़ दिया। वादा करके यमुना में डुबकी लगाने से मुकर जाने वाले केजरीवाल समेत दूसरे बड़े नेताओं को भाजपा ने स्वच्छता के मुद्दे पर यहीं डुबो दिया। नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को शिकस्त देकर देश भर में आप और खुद की राजनीति को परवान चढ़ाने वाले केजरीवाल को वहीं मुंह की खानी पड़ी। भाजपा के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को 4000 से अधिक वोटों से मात देकर आपके विजय रथ को रोक दिया। इस जीत का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, क्योंकि सारी योजनाओं पर, सारे कामों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। सुचिता, सुशासन और साफ सुथरी राजनीति के जरिए देश की तस्वीर बदलने का वादा कर सियासत में आने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जिस तरह से जनता के मुद्दों से समझौता किया, तो जनता ने उन्हें वहीं पहुंचाने का काम किया जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। भाजपा की आधी में मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज चुनाव हार गए। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवा ने पटखनी दी। हालांकि मुख्यमंत्री आतिशी मात्र 3500 वोटों से सीट बचाने में कामयाब रहीं। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, आपसे भाजपा में शामिल हुए कैलाश गहलोत, कपिल मिश्रा, अरविंदर सिंह लवली समेत दूसरे बड़े नेता चुनाव जीत गए हैं। ये हिस्टोरिक जीत है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत उनको, श्रेय इस जीत को उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन में कहा था कि तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत मेरे उन असंख्य कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने अपना दिन रात लगा करके सबने इस पार्टी के कमल को खिलाने के लिए लगातार मेहनत की है। जनता को धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मन बनाया कि हम इस बार मोदी जी को उनके हाथों दिल्ली की सरकार सौंपेंगे। 12 सालों से दिल्ली की राजनीति में वापसी की जमीन तलाश रही कांग्रेस को एक बार फिर करारा झटका लगा है। कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाता खोलने में असफल रही। हालांकि उसके मत प्रतिशत में मामूली सुधार जरूर हुआ है, लेकिन दहाई के आंकड़े से अब भी कोसों दूर है। कई सीटों पर आपका खेल बिगाड़ने में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई। 27 वर्षों बाद दिल्ली के नतीजे भाजपा के लिए जितने उत्साहवर्धक हैं, उससे अधिक आपके लिए निराशाजनक। ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसकी पूरी राजनीति की धुरी ही दिल्ली रही है। यहीं से उसने राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ने के ख्वाब देखे हैं। अब इस हार से आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर बड़ी ठेस पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो ना। इधर आओ। क्या बात?
फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीते आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। दिल्ली में भाजपा को मिली प्रचंड जीत में मोदी फैक्टर ने बड़ी भूमिका निभाई है। भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया, इस पर मोदी की गारंटी ने बड़ा रोल अदा किया। दिल्ली की दिक्कतों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा जताया, उस पर दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है। दिल्ली के जमीनी मुद्दों और विभिन्न वर्गों की परेशानियों को दूर करने का रोड मैप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा, उसको भाजपा के नेता जीत का बड़ा कारण मान रहे हैं। दिल्ली को मोदी की गारंटी पसंद, विकास सुशासन के वादे पर मुहर, दिल्ली के दिल में सिर्फ मोदी ही मोदी। दिल्ली की जनता ने 27 वर्षों बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और विकास की राजनीति को चुना। यही वजह है कि जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता के सामने मोदी की गारंटी दोहराई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने कहा कि वो दिल्ली के चौतरफा विकास और लोगों का जीवन उत्तम बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खोखले वादों और आश्वासनों से त्रस्त दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा जताया है। ये मोदी की गारंटी और मोदी के विकास के विजन पर दिल्ली वालों के विश्वास की जीत है। मोदी जी ने पिछले 10 साल से जो भी कहा है, हमारे जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र देखिए, जो भी हमने कहा है, मोदी जी ने जो भी गारंटीज दी हैं उसको गारंटी किया। 500 अगर गारंटी दी है तो 499 इंप्लीमेंट करके दिखा। अब आम आदमी पार्टी आपदा बन गई थी और लोग उसको महसूस किए। प्रधानमंत्री जी ने जब एक दिन नाम दिया, ये आपदा है, इस आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो दिल्ली की जनता समझ गई थी और आज उसका निर्णय दे चुकी है। दिल्ली चुनाव में महिलाओं, युवाओं, छात्रों और बुजुर्गों समेत हर वर्ग पर पीएम मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक सहायता, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी हुई पेंशन, जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ऑटो टैक्सी चालकों और मजदूरों के कल्याण के लिए योजनाएं और 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्तियों का पूर्ण मालिकाना हक देने जैसी गारंटियां पेश की गयी। इसे पूरा करने का भरोसा पीएम मोदी ने दिया है। इतना ही नहीं, जब बिजली और पानी बिल पर छूट, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी योजनाओं को जारी रखने का भरोसा देने की बात आई, तब भी पीएम मोदी ने यही भरोसा दिलाया कि जन कल्याण की कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। जब केजरीवाल ने यमुना नदी में हरियाणा पर जहर मिलाने का आरोप लगाया, तब पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाया कि वो खुद इसी यमुना का पानी पीते हैं और केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत मोदी की गारंटी पर भरोसे की जीत है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और देश के अंदर जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें लगातार विकास कर रही हैं। ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे दिल्ली की जनता ने एक लंबे समय के बाद पुनः विश्वास करने का कार्य किया।
और इसका कारण भी है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की। दरअसल बीते सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों को निशुल्क इलाज, अनाज और पक्का घर समेत ऐसी अनेक सुविधाएं दी गई हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया गया है। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता के मन में ये बात पुख्ता कर दी कि डबल इंजन की सरकार से दिल्ली वासियों को फायदा होगा और यही वजह है कि जनता ने पीएम मोदी की गारंटी को अधिक महत्व दिया और बीजेपी को दिल्ली में ऐतिहासिक जीत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर देश भर में जश्न देखा गया। कई नेताओं ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और सुशासन को दिया, जिस पर यकीन कर जनता ने भाजपा को जनमत दिया। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी कई मायनों में खास है। इस जीत ने पूरी पार्टी में उत्साह भर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचंड विजय के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और सुशासन पर जनता के विश्वास को श्रेय दिया है। दिल्ली के जो लोग थे पिछले 11 साल के अंदर एक प्रकार से त्रस्त थे, उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकाला है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया है। दिल्ली के मतदाता भी चाहते थे कि अब उनके पास भी एक अच्छी सरकार हो जो केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे। दिल्ली वासियों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने विकसित दिल्ली के लिए वोट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली अब विकास की ओर बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए। दिल्ली में भाजपा की जीत का जश्न कई राज्यों में भी दिखाई दिया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां विकास की रफ्तार भी दोगुनी है। दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। दिल्ली के लोग अपना अगर कोई बीमारी आ जाती थी, इलाज कराने के लिए मजबूर थे। दिल्ली के लोग जो इन्होंने कहा था कि हम अच्छे स्कूल देंगे, उस शिक्षा से वंचित थे। लोग समझ चुके हैं कि निश्चित रूप से मोदी जी जहां है विकास वहीं ही है और भाजपा का सरकार निश्चित रूप से धीरे धीरे देश भर हर राज्यों में जैसे फैला रहा है, दिल्ली निश्चित रूप से विकास कैसे आगे बढ़ेगा। जनता चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के सरकार हो और इस तरह ये विश्वास की आस्था दिखाया पूरा दिल्ली वासी प्रधानमंत्री जी के ऊपर। भाजपा ने दिल्ली में बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन अब उस पर बड़ी जिम्मेदारी भी है दिल्ली के विकास को रफ्तार देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली चुनाव पर भाजपा की शानदार जीत पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं भाजपा को दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई देता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम एनडीए सरकार की प्रगतिशील नीतियों की एक जोरदार स्वीकृति है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में ये विजय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और एक विकसित भारत बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में जनता के निरंतर विश्वास को दर्शाती है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जनादेश हमारे राष्ट्रीय राजधानी के लिए विकास, समृद्धि और उन्नति का एक नया युग लेकर आएगा। करीब 1 दशक से ज्यादा समय तक दिल्ली पर राज करने के बाद आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते कई बड़े नेता हार गए हैं, तो खुद केजरीवाल को अपनी सीट गंवानी पड़ी है। इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल के कई पुराने सहयोगियों ने केजरीवाल पर निशाना साधा है, तो दिल्ली को केजरीवाल के झूठे वादों से मुक्ति मिलने की बात कही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की लड़ाई में जिस नायक की उंगली पकड़कर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिल्ली की जमीन पर उतार दिया था, आज उस आंदोलन के प्रमुख चेहरा और जाने माने समाज सेवी अन्ना हजारे ने शराब और पैसे को आम आदमी पार्टी की हार का बड़ा कारण बताया।
हालांकि अन्ना हजारे विचार और व्यवहार को लेकर पहले भी केजरीवाल को नसीहत करते रहे हैं, लेकिन आज फिर उनकी पीड़ा सामने आई। अन्ना हजारे ने कहा कि छवि खराब होने के कारण आज केजरीवाल को ये दिन देखना पड़ा है। चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है कि ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। अन्ना आंदोलन के एक और सहयोगी कुमार विश्वास की अरविंद केजरीवाल के प्रति तलखी भी साफ दिखाई दी। उन्होंने चुनाव नतीजों को केजरीवाल के कर्मों का फल और पतन की शुरुआत बताया। केजरीवाल को करोड़ों सपनों का हत्यारा करार देते हुए कहा, ये एक छोटा सा दंड है। आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आपकी करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अहंकार और घमंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। जिन लोगों ने मेरा चरित्र हरण करा और बार बार लोगों में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि मैंने झूठ बोला, मैंने ड्रामा करा और बहुत गंदी गंदी बातें मेरे और मेरे परिवार के बारे में जिन लोगों ने बोली, आज जनता ने उन सबको हरवा दिया। दिल्ली में भाजपा ने दमदार एंट्री के साथ 27 साल का वनवास खत्म करते हुए भगवा लहरा दिया है। दिल्ली की जनता ने आपको ऐसा नकारा कि पार्टी के ध्वजवाहक अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं। ऐसे में आंदोलन के दौरान सियासत में कभी कदम न रखने का वादा और फिर राजनीति में आने के बाद उनकी नीतियों को लेकर पैदा हुए मतभेद के कारण पार्टी और संगठन से खदेड़ दिए गए उनके पुराने सहयोगियों के लिए शायद अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता परिवर्तन के बीच दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने शनिवार को एक आदेश में कहा कि रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर दिल्ली सचिवालय से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने एक आदेश जारी कर सभी विभागों, एजेंसियों और मंत्रिपरिषद के कैंप कार्यालयों को विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रिकॉर्ड या फाइल नहीं हटाने का निर्देश दिया है। विभिन्न विभाग प्रमुखों और प्रभारियों को जारी GAD के आदेश में कहा गया है कि किसी भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर को बिना पूर्व अनुमति के दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि यह निर्देशित किया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों और कार्यालयों के शाखा प्रभारियों को उनके अनुभागों और शाखाओं के अंतर्गत रिकॉर्ड, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,710 मतों से करारी शिकस्त दी है। चला योगी का जादू, उड़ गया सपा का पीडीए, नहीं काम आए अवधेश के आंसू, भाजपा पर भरोसा कायम। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी भाजपा ने शानदार विजय दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,710 मतों से करारी शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव का नतीजा सपा के परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाता है।
तो वहीं विजयी चंद्रभानु पासवान ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की नीतियों को दिया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। झूठ और लूट की राजनीति को हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनावों ने जो परिणाम दिए हैं और सचमुच अभिनंदनीय है। सर्वप्रथम मिल्कीपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें वंदन अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से मोदी जी और योगी जी की नीतियों से रीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहां पर देश को आज़ादी से लेकर आज तक इतना मतदान कभी नहीं हुआ। मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और भाजपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के पिछले साल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी, जिस कारण उपचुनाव कराया गया। सपा जहां इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं भाजपा इस चुनाव को फैजाबाद लोकसभा सीट पर अपनी हार का बदला लेने के अवसर के रूप में देख रही थी। सपा के भाजपा पर तमाम आरोपों के बावजूद 61,000 से ज्यादा मतों से भाजपा की जीत ने साबित कर दिया कि प्रदेश में भाजपा को लोगों से अपार जन समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ आशुतोष शुक्ला और विकास सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और यहाँ समाचार में रुक रहे हैं एक विराम के लिए, बने रहिए हमारे साथ। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। भारतीय थल सेना प्रमुख COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने I Am a Soldier's Wife पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक गीता लिद्दर द्वारा लिखी गई है, जो दिवंगत ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर की पत्नी है। यह किताब एक सैनिक के परिवार के जीवन, त्याग और अटूट संकल्प को समर्पित एक गहरी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि है। जनरल द्विवेदी ने ब्रिगेडियर लिद्दर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बताया। लखविंदर सिंह लिद्दर का जीवन राष्ट्र, मित्रों और परिवारों के प्रति साहस, वीरता और प्रेम का प्रतीक था। ब्रिगेडियर लिद्दर उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 2021 में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाई थी, जिसमें तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत का भी निधन हुआ था।
गीता लिद्दर ने इस पुस्तक के माध्यम से अपने प्रेम, संघर्ष और साहस की यात्रा को लोगों के सामने रखा है। सैनिक की पत्नी होना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि साहस के साथ जीवन जीने का एक तरीका है। गीता लिद्दर ने सेना का आभार व्यक्त किया और बताया कि ब्रिगेडियर लिद्दर के निधन के बाद उनकी परिवार की अच्छी तरह से देखभाल की गई। उन्होंने रेजिमेंट से अपने गहरे जुड़ाव को भी साझा किया। Tony taught me, don't turn your back on the enemy. Be a foot slogger, infantryman's wife. Here when grief came calling, I opened the door to it, looked at it in the eye, adopted it, adapted it, and today I own my grief. I carry it with me on my sleeve. Many of you have known my love for the regiment. My house has always been painted in regimental colors. I always wear the regimental colors to any special occasion. Jack ki lal peeli parcham. A man whose life was a testament to courage, integrity, achievements, and unwavering commitment to the profession of arms. Being a regimental officer, I knew Tony as Brigadier Lakhvinder. I used to always call him Lakhvinder. Tony I had left for Geetika. Was fondly called, not just as a brigadier, but I have seen him as a major, colonel, brigadier, and of course as a prospective general. And he had told me where is he going, but it's too late to talk about that. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक को संबोधित किया। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और बोर्ड के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक में मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति के बीच सामंजस्य और अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई। और ब्यौरा अजय मिश्र की इस रिपोर्ट में। बजट 2024-25 और आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद मौका था वित्त मंत्री और आरबीआई बोर्ड के बीच बैठक का। नई दिल्ली में आरबीआई कार्यालय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बोर्ड की 613वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और आर्थिक विकास के बीच संतुलन के साथ साथ रुपए की स्थिति और वित्तीय व्यवस्था के रेगुलेशन पर चर्चा की गई। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आगे जाते हुए क्रेडिट को और सुविधाजनक बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार से सरलता से सभी जो हमारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, फिर एनबीएफसीज हैं जो कि लास्ट माइल में जाकर के कार्य करते हैं दूर दराज इलाकों में, उसी प्रकार से जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के जो बीसीज हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, वो भी जो है गांव-गांव में जाते हैं। किस प्रकार से हम इस क्रेडिट को और अधिक सुविधाजनक बना सकें, ये एक सतत एक प्रयास रहता है और उस प्रयास में हम और उसको आगे गति देंगे। डीडी न्यूज के द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि देश की मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति में पर्याप्त सामंजस्य है और बीते 10 वर्षों में आरबीआई और सरकार में कोई भी मतभेद नहीं देखा गया। अर्थव्यवस्था के हित में यह समन्वय आगे भी जारी रहेगा। चाहे इन्फ्लेशन हो, ग्रोथ हो, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों साथ साथ, जैसे एक गाड़ी का 2 पहिए जैसे साथ साथ इन कोऑर्डिनेशन करने में अधिक लाभ हमारे इकोनॉमी को और जनता को मिलेगी ही। इसीलिए मैं मानती हूँ चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो पर्टिकुलर ग्रोथ का प्लग्स हो, इन सब में आरबीआई और सरकार का कोऑर्डिनेशन रहना उचित है। कोई किसी का उनके अपने टेरिटरी का ऊपर एनक्रोच नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक दैट हैज एग्जिस्टेड इन द लास्ट 10 years and now I don't see that existing even in the future. There has been good coordination between the RBI and government. रुपए में आ रही कमजोरी अभी भी आरबीआई के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ट्रंप द्वारा टैरिफ को लेकर दिए गए बयानों और वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता की वजह से रुपए पर दबाव बना हुआ है, लेकिन आरबीआई रुपए में स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये साफ कर दिया है कि देश में आर्थिक विकास को मदद करने के लिए महंगाई दर को काबू में रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ट्रंप की नीतियों की वजह से रुपए में अस्थिरता ज़रूर दिख रही है, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि रुपए को स्थिर करने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे।
कैमरामैन ललित के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मुंबई में ची मैक्सिल के 48वें निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहीं। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला बना हुआ है। Pharmaceutical industry has already made a mark on the global stage by supplying 20% of the world's generic medicines and 62% of the vaccines. It's also heartening to learn that our exports of pharmaceuticals reached more than 2 lakh crores in the financial year 2023-24, with an impressive growth rate of 8.5% for drugs and pharma. वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 3 times more outcome, 3 times more impact on society in his third term. But it is only possible when each one of us also looks upon ourselves and our work not only as an opportunity, not only as a power that we wield, but as our responsibility. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों और अध्यापकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वाराणसी के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होता है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सरल लैंग्वेज में और अच्छे से बताते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो इससे बदलाव तो बहुत आया है। बच्चों में उत्साह भी रहता है, सुनते भी हैं बच्चे ये कार्यक्रम बड़े ध्यान से। परीक्षा पर चर्चा हमारे आने वाले जीवन में सारी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हमारे जितने घर में पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी कुछ बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि जो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हुए हैं इससे हमारे पेरेंट्स को सीखने को मिला है कि वो बच्चे के ऊपर एग्जाम्स के लिए दबाव ना डालें। वो एक गार्जियन के तौर पे हमें समझाते हैं, जैसे अगर वो हमसे परीक्षा की चर्चा पे बात करते हैं, हमें कुछ एग्जाम्स भी दिए हैं उससे रिलेटेड, और मोदी जी द्वारा चलाई गई परीक्षा पे चर्चा एग्जाम्स और उसमें कंट्रीब्यूशन करना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हमें जो एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, जो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले घबराहट होती है और एग्ज़ाम ना देने का जो डर होता है, उनकी बातों से मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेंशन फ्री फील होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक कार्यक्रम चलाया है, इससे पहले बोर्ड की परीक्षार्थियों में जो अवसाद की भावना होती थी, जो तनाव होता था उन्हें, उसे समझना शायद टीचर्स थोड़ा बहुत समझते भी थे, लेकिन गार्जियंस उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया करते थे। लेकिन जब से ये कार्यक्रम चला है तब से एक हेल्प डेस्क बनी है, बोर्ड ने हेल्प डेस्क बनाई है, मनोवैज्ञानिक टीचर्स की, काउंसलर की नियुक्ति की गई है ताकि बच्चों को किसी भी तरह का तनाव ना हो। परीक्षा पर चर्चा को लेकर जयपुर के शिक्षकों का कहना है कि इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ता है। परीक्षा पर चर्चा करने से स्टूडेंट को एक सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे उनका जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स की और जो करियर ऑप्शंस होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको उनकी भी जानकारी मिलती है इस प्रोग्राम के जरिए। इससे बच्चों को मदद मिलती है, अभिभावक के साथ भी इंटरेक्शन होता है, जिससे अभिभावक, छात्र और शिक्षक तीनों का अच्छे से मिलान हो सकता है। और परीक्षा पे चर्चा से फ़ायदा स्पेशली बच्चों को ये मिलता है कि उनके लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं। जितने भी बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और उनके अभिभावक हैं, वो बच्चों पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना बनाए, इसको एक उत्सव समझकर बच्चे इसमें भागीदारी निभाएं और अपने आने वाले भविष्य को एक उज्जवल भविष्य बनाएं, और बाकी लोगों के अंदर या बाकी स्टूडेंट्स के अंदर जितना भी एक डर है वो डर खत्म हो, और एग्ज़ाम को हमेशा उत्सव की तरह मानकर इसमें बच्चे आगे बढ़े और सहभागिता निभाएं। इससे न केवल विद्यार्थियों को परीक्षाओं का डर कम होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर लखनऊ के छात्रों और अध्यापकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। उनका कहना है कि परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उन्हें काफी मदद मिलती है। परीक्षा पर चर्चा करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम प्रधानमंत्री से बात कर पा रहे हैं परीक्षा के बारे में। वो हमारी समस्याओं को बताते हैं कि जैसे कि परीक्षा पर बच्चे डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो वो
हमें बताते हैं कि इसको कैसे ख़त्म करना है। और अब जैसा कि उन्होंने उनसे परीक्षा पर चर्चा करने के बाद हमें अच्छा लगा और उन्होंने हमें बताया, तो इससे हम लोग परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमारी बातें करते हैं, युवाओं की बातें करते हैं आज की। पहले हम बहुत डरते थे एग्ज़ाम देते थे तो, पर उनका भाषण सुन के अब हमारे अंदर से डर हट गया है, कम हो गया है, अब हम अच्छे से परीक्षा दे सकेंगे। प्रधानमंत्री जी हम लोगों के मन की बात करते हैं, इससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। परीक्षा पे पहले प्रधानमंत्री जी ने इस टाइम बहुत कुछ बताया, तो इससे हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है। परीक्षा पे परिचर्चा, ये प्रधानमंत्री जी हमारे इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें हमारे बच्चों को जो परीक्षा से डरते थे उनको बहुत रिलैक्सेशन मिला है, क्योंकि वो इस तरह से बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे जो परीक्षा से डरते थे, पढ़ने में अच्छे होने के बावजूद भी, तैयारी होने के बावजूद भी, वो बच्चे एग्ज़ाम देते समय इतना नर्वस हो जाते थे कि उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाता था। तो प्रधानमंत्री जी के समझाने से उनके ऊपर इतना असर पड़ा है कि हमारे बच्चे आजकल इस परीक्षा से दूर नहीं भागते हैं, बल्कि बहुत ही इंटरेस्ट लेके वो परीक्षा को देते हैं। और आइए बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ हो रहा है। महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। लगातार देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी पत्नी सहित त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर स्नान की तस्वीरें साझा की। महाकुंभ में आने वाले युवाओं में सनातन संस्कृति के ज्ञान प्रसार के साथ ही उन्हें सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान के बारे में सचेत करने के लिए भी कई सारे आयोजन किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा मेगा यूथ फेस्ट आयोजित किया गया, जहां युवाओं को सोशल मीडिया और अश्लील वीडियो से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर थे। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवाओं को सनातन धर्म और संस्कृति को समझने के साथ ही उन्हें सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। युवाओं को सिर्फ रील देखने के लिए ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। सनातन की अपनी ताकत इतनी है कि मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। युवाओं के ऊपर तो केवल इतना है कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने सनातन धर्म की जो हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं हैं, इसका महत्व देश और दुनिया तक पहुंचाएं भी। और ये महाकुंभ का जो विशाल आयोजन, जो एक नया रिकॉर्ड बना है, दुनिया का कोई देश कहीं पर कोई नहीं कर पाया, जो मोदी जी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।